नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय को मैं काफी सालों से जानता हूं और पहले पत्रकारिता के फील्ड से थे। अब जो है अपने जो राज्य बिहार जाकर वहां पर अब लोगों को शिक्षा प्रदान करने का जो एक बहुत नोबल कॉज है उसमें जुड़े हुए हैं और खासकर कंपेटिटिव शिक्षा में के क्षेत्र से भी जो है मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, राजनीति के पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार आकाश भाई। तो मृत्युंजय, आप बिहार से हैं और आपकी जो पत्रकारिता है वो भी बहुत जो है बिहार से जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि इस साल का जो बजट था 2024 का, इलेक्शन के बाद से सब यही जो है कयास लगाए जा रहे थे, बातचीत हो रही थी कि भाई अब जो बजट है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट फर्स्ट का जो एजेंडा है वो बिहार के लिए किस तरीके से सेट करेंगे। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज में एक के बाद एक हमने बहुत सारी खबरें सुनी कि जो ब्रिज है बिहार में एक के बाद एक करीब 10 पुल जो है वो गिर गए और बिहार में बाढ़ की भी बहुत ज्यादा समस्या जो है मानसून के सीजन में रहती है। तो अब जो करीब 56,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को दिया है, तो इससे क्या लगता है, क्या कायाकल्प हो सकता है बिहार का आगे आने वाले समय में? देखिए आकाश, इस बारे में मैं सबसे जो अहम बात है जिस ओर आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा वो ये है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो पिछले 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। आज आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाएं, जहां जाने में एक जमाने में आपको 7 से 8 घंटे लगते थे, अभी आप 2 से ढाई घंटे में उस दूरी को तय करते हैं और वो भी अपने प्राइवेट व्हीकल से या फिर पब्लिक व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो भी यहाँ पर सिस्टम है उससे आप तय कर सकते हैं। जैसे मेरा ही गांव है, एक लगभग 150 किलोमीटर दूर है कैपिटल सिटी पटना से, और वहां जाने में एक जमाने में हम लोगों को 7 घंटा लग जाता था और आज हम लोग ढाई घंटे में आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं अपने गांव में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पटना का ही एक इलाका है जिसको हम लोग पटना सिटी कहते हैं या पटना साहिब। तो पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां मेरे घर से पहुंचने में किसी जमाने में 4 घंटा लगता था। इतना मेन रोड जो था वो बहुत ही सकरा हुआ करता था, लेकिन आज गंगा के किनारे इतना शानदार ब्रिज और ये सारे पुल डेवलप हो चुके हैं कि आप 20 से 25 मिनट में आप आराम से वहां पहुंच सकते हैं। तो देखिए, बिहार में पिछले 10 सालों में रोड का ट्रेमेंडस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और बिजली के सप्लाई के मामले में भी बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये दो क्षेत्र में तो बहुत अच्छी तरक्की हुई है। और अभी जो सरकार ने पैकेज डिक्लेयर किया है, इस पैकेज का भी मेन फोकस है यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क बेहतर करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और साथ ही साथ दूसरे जो पब्लिक एमिनिटीज है उनको बढ़ाना। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है वो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा अभाव। और अभी भी सरकार के प्लान में इस बात को बहुत सीरियस तरीके से नहीं लिया गया कि बिहार की जो इंडस्ट्रीज कुछ समय से लगभग पिछले 40 साल से जो बंद पड़ी हुई हैं, खासतौर पर शुगर मिल्स जो थी और शुगर मिल की जो सब्सिडरी चीजें थी, जैसे स्पिरिट का बनाया जाना, कई सारे कॉन्फेक्शनरीज के थे, जैसे मॉर्टिन चॉकलेट बनता था एक जमाने में, और पूरे पटना पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर और इंडिया के बाहर भी उनको सप्लाई किया जाता था। ये सब के सब अब बंद हो चुके हैं और खंडहर में तब्दील हो गए। डालमिया नगर एक जमाने में एस्बेस्टस का वहां पे निर्माण होता था, कागज का निर्माण होता था, शुगर की फैक्ट्री थी, वनस्पति घी वहां पे बनाया जाता था काफी बड़े पैमाने पे, जो डेहरी ऑन सोन के पास है। तो ये सारी फैक्ट्रीज पिछले 40-45 सालों से बंद हैं और अभी भी इनको रीओपन करने का कोई एजेंडा सरकार के पास ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अलावा एक बिहार में रिफाइनरी है बरौनी, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो बिहार में देखिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। बिहार की तस्वीर तभी बदलेगी जब यहाँ से पलायन रुकेगा।
और पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस प्लान वो बजटरी एलोकेशन से नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सबसे पहले एक पॉलिसी बनानी होगी सेंटर के साथ मिल करके उसके सहयोग से, और तभी बिहार का एक अच्छा डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं या उसकी उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बिहार में जो मृत्युंजय विकास मृत्युंजय आपसे आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बोला कि सेंटर के साथ एक कोलैबोरेशन कर कर ही जो है बिहार की सरकार जो है एक जो डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि आपने बोला कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का प्लान, और जो जिसे हम इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो जो बिहार के बाहर हो रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए बहुत सारे जो है लोग बिहार से बाहर जाते हैं, तो ये जो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब जिस तरीके से एक अगर मैं बात करूं, एक थोड़ा सा एक अपर हैंड है यहाँ पर इस बार सरकार में, अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार के पास, कि भाई आपने कोलिशन में जो है सरकार बनी है, बीजेपी का जो जो मैजिक फिगर था 275 का, उससे बीजेपी जो है वो थोड़ा पीछे रह गई। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या नीतीश कुमार अपने स्टेट के लिए थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग करेगी? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से ये स्पेशल स्टेटस का मामला जो है बिहार के लिए उठा था, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देने के लिए, वो जो है स्टेटस देने के लिए बिहार के पास उतने एप्ट रीजंस नहीं है। तो क्या अब यहां पर किस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से हमने देखा नहीं, उन्होंने बोला कि हम टाइम जब आएगा तब हम इस पे बात करेंगे, तो क्या यहां पे नीतीश कुमार सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके दिल और दिमाग पर बिहार का डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा है भी या नहीं? देखिए आकाश, आपने जो ये मुद्दा उठाया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और केंद्र ने इस बात को नकार दिया है कि बिहार डिजर्व नहीं करता किसी स्पेशल स्टेटस के लिए, क्योंकि बिहार में कोई ऐसी कोई नेचुरल वजह नहीं है कि कोई बाढ़ प्रोन इलाका हो बिहार बहुत बड़े पैमाने पे, या बहुत बड़े पैमाने पर अकाल और सूखाग्रस्त इलाका है, या पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसी कोई परिस्थिति कोई खास है नहीं बिहार के बारे में जिससे कि सेंटर ने इसको नकार दिया। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खामी है वो खुद बिहार सरकार के एंड से है, और उससे भी अगर बड़े व्यापक पैमाने पर देखें तो ये खामी न सिर्फ बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है सिर्फ उनके पैमाने पर है, बल्कि उन पार्टियों के संदर्भ में भी है जो बिहार में विपक्ष की राजनीति करते हैं। देखिए, ये मांग तो सभी करते हैं स्पेशल स्टेटस के लिए, लेकिन सब एक दूसरे को घेरने के लिए इसकी बात करते हैं। नीतीश कुमार अभी तक ना तो बिहार की जनता को आंदोलित कर पाए कि क्यों स्पेशल स्टेटस चाहिए, स्पेशल स्टेटस में सेंटर से वो क्या लेने जा रहे हैं, कौन कौन से उनके डिमांड्स हैं, और उनके आने से बिहार पर क्या असर पड़ेगा। ये लॉजिकली उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि कभी इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने से क्या हो रहा है और मिल जाने पर क्या होगा। सेंटर के साथ भी उन्होंने इसको कभी कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं आपको यह हकीकत बता दूं कि बिहार बहुत बड़ा विक्टिम है, और बिहार बहुत अच्छे से डिजर्व करता है एक स्पेशल स्टेटस के लिए। देखिए, बिहार में क्या है कि मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेजों का जमाना था और ये 19th सेंचुरी में ही जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, तो उनके समय में इंडिया में लैंड सेटलमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले मुगल पीरियड के समय में मुगलों का चलता था अपना जो तहसाला सिस्टम था, लेकिन बाद में फिर कॉर्नवालिस 3 तरह के सिस्टम लेकर के आए जो ग्रेजुअली लागू किया गया। तो कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया था परमानेंट सेटलमेंट, जो कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका था, जिसमें कि पुराने जमींदारों को हटाया गया और जमींदारियां बेच दी गई, और उनसे कहा गया कि आप इतना पैसा, चाहे इतना भी उत्पादन हो, कम उत्पादन हो, ज्यादा उत्पादन हो, आप 70% के करीब पैसा सरकार को दे दीजिए, बाकी लोगों की आप चमड़ी नोच लीजिए, चाहे उनको मार डालिए, आप चाहे जो करिए लोगों के साथ, उनको काटिए पीटिए, लेकिन आपको 70% पैसे सरकार को देने ही देने हैं। तो उसका नतीजा ये मिला कि जो नई जमींदारियां थी कॉर्नवालिस के टाइम से, वो सारी जमींदारियां धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी, और लैंड में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से उसमें गिरावट हुआ, और कृषि का अच्छे से विकास बिहार में
नहीं हो पाया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों ही राज्यों में ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन बंगाल और उड़ीसा इसलिए उभर गए इस समस्या से क्योंकि वो कोस्टल स्टेट्स हैं और जी उनके पास अपने जो कोस्ट होते थे, तो वहां पर इंडस्ट्रीज बनी, उनके पास उद्योग मिनरल्स भी हैं और उनके पास कोस्ट लाइन भी है। तो इससे क्या हुआ कि वहां इंडस्ट्रीज लगी और वो इंडस्ट्रीज में जो उत्पादन हुआ उनका एक्सपोर्ट किया गया सी रूट के जरिए, जबकि बिहार के लिए ये बात लागू नहीं हो पाई। तो सबसे पहला कि लैंड रेवेन्यू के मामले में बिहार की दुर्दशा कर दी अंग्रेजों ने, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट लागू करके कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई तरीका नहीं रहा। जबकि साउथ में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें कहा गया कि जितनी उपज होगी उसका इतना परसेंट आपको देना है सरकार को। तो जाहिर है कि लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया कि ज्यादा उपज होगा तो जो जमींदार है उसको भी पैसा बचेगा जी और सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। जी तो ये एक लॉजिकल तरीके से सही सिस्टम लागू किया गया था साउथ में, लैंड के क्षेत्र में, जबकि बिहार में ये लागू नहीं किया गया। बिहार में एक दूसरा उद्योग था, आपको यहाँ पर भागलपुर में जैसे कॉटन इंडस्ट्री था, तो आप जानते ही हैं कि बहुत इनफेमस स्टोरी है कि अंगूठे कटवा लिए गए थे यहाँ के जी जो बुनकर हुआ करते थे। जी बिल्कुल। तो यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत पहले से खत्म कर दिया गया और यही नतीजा है कि आप आजादी के बाद देखेंगे कि बिहार से पलायन बहुत तेजी से होता रहा है। पहले लोग कलकत्ता जाते थे, चाहे भिखारी ठाकुर के गीतों में देखिएगा या कोई लोक गीत, लोक नाटक, बिहार के जितने भी लोग गीत रहे हैं, यहाँ पर लोग शादी के बाद चले जाते थे कलकत्ता और कलकत्ता या धनबाद जाकर के या तो माइंस में काम करते थे और या फिर वो ये कलकत्ते के इंडस्ट्रीज में जाकर के काम करते थे या वहां पर खेती किसानी ही कर लेते थे वहां पर मजदूर के तौर पे। जी लेकिन ये ट्रेंड बिहार में हमेशा से चालू रहा। इसके अलावा बिहार में कुछ इंडस्ट्रीज आई, जैसे शुगर मिल आए, एस्बेस्टस की इंडस्ट्री बनी। साउथ बिहार जो अब झारखंड बन चुका है, वहां पर भी मिनरल बेस्ड कुछ इंडस्ट्रीज लगी, जैसे बोकारो, सिंदरी में खाद का कारखाना, फर्टिलाइजर का, तो ये सब कुछ लगा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बिहार की राजनीति की बयार ऐसी बही कि धीरे धीरे ये सारे के सारे उद्योग जो हैं वो चौपट होने लगे, खत्म होने लगे। और आज स्थिति ये है कि जिन जगहों पे एक समय बहुत गुलजार हुआ करता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत भारी तादाद में लोगों को रोजगार मिलता था, आज वहां पर खंडहर है, झाड़ झंखाड़ वहां पर उग गया है पूरे प्रीमाइस के अंदर, फैक्ट्रीज के पूरे प्रीमाइस के अंदर। और वो सारी, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि वो जो इंडस्ट्री लगाई गई थी, चीनी मिल और ये सब, वो दरभंगा महाराज ने लगाया था, हथुआ महाराज ने लगाया था। उस समय के जो रजवाड़े थे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगवाई थी। ऐसा नहीं है कि सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने। इसके अलावा ये बिहार की और ज्यादा स्थिति खराब हुई है, शराबबंदी जैसे लागू की गई, तो शराबबंदी कोई लॉजिकल तरीके से लागू नहीं की गई। तो उसके कारण क्या था कि उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बिहार के हाथ से निकल ही गया, सरकार की रेवेन्यू भी घट गई है। जी तो उस रेवेन्यू को पूरा करने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई। तो बिहार इस समय क्या है कि आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम में भारत के सभी जो 32-34 राज्य हैं उनमें सबसे निचले पैदान पर है। एजुकेशन के मामले में बिहार वही 62-63% के करीब है, यानी एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ लिटरेसी के मामले में, तो लिटरेसी के मामले में भी बिहार सबसे निचले पैदान पर है, सबसे एकदम बॉटम पर है। बीमारू स्टेटस से बाकी राज्य बहुत तेजी से निकल रहे हैं, बिहार में इंप्रूवमेंट भी हुआ है, बावजूद इसके बेरोजगारी बेतहाशा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर बिहार के गांवों में आप चले जाएं तो आपको बिहार में बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज दिखाई देती है। तो बिहार एक विक्टिम तो राज्य है ही, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही जो पॉलिसी चली और आजादी के बाद एक सबसे खतरनाक पॉलिसी थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने लागू किया था। उसमें उन्होंने ये किया कि बिहार से जो भी मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स के सप्लाई पर, अगर वो मिनरल्स आपको तमिलनाडु जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, किसी भी दूसरे राज्य में, तो वो केंद्र सरकार सब्सिडी दिया करती थी। तो उनके लिए वो बड़ा सस्ता पड़ता था। तो वो क्या करते थे कि इंडस्ट्री लगाते थे अपने यहाँ और सस्ता फ्रेट रेट जो था, यानी ढुलाई का जो खर्चा, माल ढुलाई का, मिनरल्स की ढुलाई का, तो वो उनका खर्चा बच जाता था केंद्र से सब्सिडी लेकर के। तो बिहार में कभी भी सीरियस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की
कोशिश नहीं हुई और जो कोशिश होनी चाहिए थी उसकी संभावनाओं को फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण खत्म कर दिया गया। जी और बिल्कुल। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई कृषि प्रधान राज्य में जो कृषि उत्पादन होता है उसका सही तरीके से कंजम्पशन नहीं हो पाता। यहाँ बिल्कुल। पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो सकती थी, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। शुगर मिल से ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हम लोग करके और उसको डेवलप करा सकते थे, लेकिन वो भी डेवलप नहीं हो पाया। तो अच्छा, और सबसे ऊपर जी। पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार 6 महीने तक पानी में डूबा होता है और वो बारिश का पानी बिहार में नहीं आता, वो नेपाल से जो पानी, नेपाल में जो बाढ़ का पानी होता है पहाड़ों पर, वो पानी एकदम से बहुत तेज तरीके से बिहार में घुसता है और जी। उत्तर बिहार के बहुत बड़े इलाके को डुबो देता है। हम्म। जहां तो लोग हर साल शिफ्ट करते हैं, जी। कुछ 6 महीने रहते हैं एक जगह पे, फिर 6 महीने के लिए उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जहां आबादी का इतना बड़ा हिस्सा और टेम्पररी तरीके से रहता है, कुछ दिन गांव में रहेगा, कुछ दिन रहेगा वो अगल बगल के ऊंचे इलाके में उसको जाना पड़ता है, तो भाई साहब वहां पर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? तो जी। इसीलिए बिहार जो है अपने आप में विकास के मामले में बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। विकास की बिल्कुल। दौड़ में इसके पिछड़ने के पीछे बहुत सारे लॉजिकल कारण रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी जनता को ना तो जागरूक किया और ना ही केंद्र सरकार को कन्विंस कर पाई। इसलिए यूपीए के 10 साल में और मोदी के सरकार के भी 10 सालों में अच्छे से इस बात को नहीं समझाया जा सका और अभी भी बिहार को स्पेशल पैकेज जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि जी। बिहार किसी पहाड़ी राज्य से कम नहीं है पिछड़ेपन के मामले में। नतीजा देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो संसाधन के मामले में बहुत पिछड़े माने जाते हैं, उनसे में उनका भी विकास ज्यादा बेहतर हुआ है पर कैपिटा इनकम के मामले में, जी लेकिन बिल्कुल। बिहार सबसे बॉटम में है। जी बिल्कुल। तो जो अगर हम ये वही 10 साल की जो बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भी रहा है कई, अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट में उनका काफी फोकस रहा है डेवलपमेंट, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसके मामले में जो है काफी तेजी आई है वहां पर। लेकिन अगर मैं वही मृत्युंजय बिहार की एक और बात करूं तो आप जिस तरीके से कह रहे थे कि पहले के जमाने में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया गया बिहार के, और एक तरीके से बिहार के रिसोर्सेज को सिर्फ लूटा ही गया। लेकिन एक इंडस्ट्री जो बिहार में सबसे ज्यादा पनपी है और कुछ कई सालों तक जो है उसने अपने पैर पसारे हैं, वो था एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री, यानी कि अपहरण की इंडस्ट्री। और कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से बिहार का जो पास्ट रहा है, हमने बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा, हमने अखबारों की न्यूज हेडलाइंस में भी देखा कि जिस तरीके से ये जो किडनैपिंग इंडस्ट्री जो एक तरीके से पनपी और उसको जो पॉलिटिकल बैकिंग मिलती रही, उसने कई हद तक जो है, जो एक आप कहें कि एक जो पीरियड होना चाहिए था जहां पे बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वहां पर उसको और जो है बैकवर्डनेस के एक कुएं में धकेल दिया वहां पर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो एक गए जमाने की बात अब हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाए, इन्होंने सत्ता में आने के बाद जो चीज बहुत अच्छे से इंप्रूव किया वो है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। ये सच है कि 90 के पूरे दशक में जो यहाँ पर कास्ट मिलिशिया पनप गई थी, यानी जाति आधारित सेना, सवर्णों की जो सेना थी वो थी आपको रणवीर सेना, और इसके अलावा जो दलित या ओबीसी समुदाय के लिए हथियार बंद लड़ाई लड़ रहे थे उनके हितों के नाम पर, हालांकि सबका उद्देश्य अपनी राजनीति को ही चमकाना था, तो वो थे पार्टी यूनिटी, एमसीसी, पीपुल्स वॉर ग्रुप। तो ये सारे के सारे बिहार में बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते थे और उनको फंडिंग की जरूरत होती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने आगे चल करके और किडनैपिंग का सहारा लिया। जिन बिजनेसमैन के पास पैसा होता था, जिन सरकारी अधिकारियों के पास पैसा होता था, पहले उनका एक्सटोर्शन किया गया, उनके लोगों को, परिवार के लोगों का अपहरण करके उनसे मोटी रकम वसूली गई। और आगे चल करके तो 2005 तक ये स्थिति आ गई थी कि अगर आप एक मजदूर हैं और 50,000 रुपए का अपना मकान बनाने के लिए या एक छोटा सा कोई मशीन खरीद के कोई रोजगार धंधा के लिए आप लोन लेते हैं बैंक से 50,000 रुपए का, तो आपका बेटा किडनैप हो जाएगा। जी, तो वही जी बिल्कुल मृत्युंजय, तो वही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति थी और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में और करीब करीब 2010 तक, 2005 तक की आप बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो लोगों के अभी भी साइकी में तो वही रहेगा
कि भाई कहीं अगर क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति जैसे भी आप कुछ भी कहें कि हालांकि वो इतने सालों से जो है, अगर मैं बात करूं तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकामयाब रहे। अगर उनके उलट मैं ममता बनर्जी की बात करूं, जो ममता बनर्जी के साथ जो एक बहुत बड़ा जो एक नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनका जो पुश की अगर मैं बात करूं, नैनो की जो है फैक्ट्री टाटा लगाना चाहते थे वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां पर उनको साथ ही नहीं दिया वहां की टीएमसी सरकार ने। और उसके बाद अब जो है ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके वेस्ट बंगाल में हो, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से हम जो ऐसी खबरें हमें सुनने को काफी कम मिलती है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने प्रदेश में लाने के लिए कुछ पुश कर रहे हैं। ऐसा क्यों जो है वो फोकस नहीं दिखता नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार का इससे देखिए, किसी भी सरकार की एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है जी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ऊर्जा जो है वो खर्च हो चुकी है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में और इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कि नतीजा दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार में इसके बाद नीतीश कुमार इससे आगे नहीं कुछ कर पाए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों से जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें काफी लंबे समय तक बिहार की जनता दल यानी यूनाइटेड जेडीयू पार्टनर भी रही जी। लेकिन कभी भी बिहार को लेकर के कोई सीरियस मीटिंग केंद्र सरकार ने नहीं की। मोदी बिहार नहीं आते अमूमन, खासतौर पे विकास के किसी एजेंडा को लेकर के। एक बार बस उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में 1,25,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा की थी। वो बड़ा उसका लालू यादव ने उसका एक मजाक भी उड़ाया था कि महंगाई से जोड़ करके। तो वो 1,25,000 रुपया मिला नहीं मिला, उस पैसे का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद फिर बिहार में कभी भी सीरियस तरीके से कोई बैठक नहीं की गई, ना तो राज्य सरकार के द्वारा और ना ही केंद्र सरकार के साथ बैठ करके। और प्राइम मिनिस्टर, जिनको यहाँ से हर बार 30 के करीब 30 या उससे ज्यादा सीटें ही मिली है। आपको सबसे तो बड़ी बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें टोटल मिली बिहार से केंद्र को, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। आपको मैं बता दूं, एक मोटे अनुमान के हिसाब से 20 अरब मतलब बहुत बड़ी अमाउंट बिहार से हर साल बाहर चला जाता है यहाँ के बच्चों के मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह जैसी पढ़ाइयों पर या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी पर। बिहार से बहुत भारी तादाद में बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश के कई यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के लिए चाहते हैं। यानी यहाँ पर एक जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो मोटे तौर पे आपको 6 साल लग जाता है। और हाँ, 1400 से लेकर 2,100 करोड़ रुपया हर साल बिहार से बाहर जाता है। पुणे चला जाता है, दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है, बॉम्बे जाता है, ताकि बच्चे वहां जाकर के डिग्रियां हासिल कर सकें और अलग अलग कोर्सेज में बेंगलोर जाता है पढ़ाई कर सके। तो वो पैसा बिहार में ही रहता तो बिहार की तरक्की के लिए वो खर्च हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर मृत्युंजय जो अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले उसका इनॉग्रेशन भी किया, क्या उसे आपको लगता है कि शायद इस पलायन में कुछ कमी आए? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही क्या आपने तो उसको अध्ययन भी किया होगा। आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी में किन चीजों की पढ़ाई होगी? तो क्या इतिहास की पढ़ाई करने से या सामान्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने से तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं है। अगर तस्वीर को बदलनी है आपको, तो आपको करना होगा कि बिहार में बहुत भारी तादाद में मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस और बेहतर क्वालिटी के साथ, क्योंकि बिहार के बच्चे पढ़ना चाहते हैं जी। तो इन कॉलेजेस की स्थापना करनी होगी। जब ऐसे कॉलेजेस बिहार में बहुत भारी तादाद में खुलेंगे, जैसे बेंगलोर में है। बेंगलोर का पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री वो आज सस्टेन ही कर रहा है बिहार के स्टूडेंट से। बहुत भारी तादाद में बिहार से स्टूडेंट जाके वहां पर पैसे खर्च करते हैं, तो उसका फायदा कर्नाटक को मिलता है, वहां की गवर्नमेंट को, बेंगलोर शहर को मिलता है। पुणे में बिहार के बहुत भारी तादाद में लड़के एमबीए करने जाते हैं, तो वो पैसा वहां पर खर्च हो रहा है। अगर वो पैसा बिहार में खर्च होता
तो यहाँ के एजुकेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार में इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज को बढ़ावा मिला तो आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आएंगी और बिहार के लड़कों को बिहार से ही सेलेक्ट करके वो अपने यहाँ हायर करेंगी और देश विदेश में बिहार से ही सिलेक्शन होगा। और इसके देखा देखी बिहार में इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। जी बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कैंपस से आप अच्छे एम्प्लॉइज ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस नहीं है। एजुकेशन इंजीनियरिंग इंजीनियर चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा नहीं है यहाँ पर। एक आईआईटी है, एक एनआईटी है, इसके बाद सब दोयम दर्जे के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा लेकिन एमबीए मृत्युंजय आपको छोड़ माफी, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन जिस तरीके से बिहार का एक रेपुटेशन नेशनल लेवल पर बन गया है, अगर बात करें हाल ही का जो ये नीट यूजी पेपर लीक मामला सामने आया, अब उसमें से काफी तादाद में लोग जो गिरफ्तार किए हैं सीबीआई ने, तो वो बिहार से रिलेटेड है और कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया है बिहार का एज अ स्टेट कि एक बीमारू स्टेट है, यहाँ पर क्राइम के सिवा कुछ और जो है वो बन ही नहीं पाता है। या तो आपको अगर कुछ बनना है तो आपको स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छी कमाई करनी है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जो एक अगर मैं बात कर, या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज के लिए आपको जाना है, तो बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये जो एक इमेज बन गई है बिहार की कि एक क्राइम स्टेट बन गया है, जो कि एक समय उत्तर प्रदेश की भी जो एक पहचान थी कि एक बिल्कुल क्राइम रिडन स्टेट था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आकर बहुत मेहनत करी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को उन्होंने सुधारा है, और उसके बाद अब वो बिहार में माफी देगा उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी पूरी कोशिश वहां पर कर रहे हैं। तो यहां बिहार में कब ये चेंज हम देख पाएंगे कि ये जो एक कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कैम होता है, कुछ कोई भी बात होती है, तो बिहार का नाम सबसे पहले उसमें आ जाता है कि भाई अगर चीटिंग पकड़ी गई है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन बिहार से जरूर होगा। तो ये कब जो है, जब तक मामले, आपको लगता है ना कि जब तक ये जो एक इमेज है बिहार की, इसको चेंज किया जाएगा, तब तक बिहार में ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ पाएगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की जो जिस तरीके से बात की जा रही है कि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर बच्चों को कैंपस से पिक करें, तो कैसे आप कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाएंगे बड़ी कंपनीज में? अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज कैसे, किस कॉन्फिडेंस के साथ आकर बिहार से लोगों को पिक करके लेकर जाएंगे? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर कोई राज्य शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में उसकी स्थिति इतनी बुरी है कि बिहार के 14 करोड़ की आबादी में लगभग 35 करोड़ के करीब लोग निरक्षर हैं। मतलब ऑफिशियल ये डेटा है कि इसके यहाँ पर मतलब 35%, अगर मैंने करोड़ कह दिया तो आई एम सॉरी, बिहार की कुल आबादी का लगभग 35% हिस्सा आपको निरक्षर है सरकारी आंकड़े के हिसाब से। तो बताइए, निरक्षरता जब इस स्तर पे है तो क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत ही दूर की बात है। तो बिहार का वो तबका जिसके पास खर्च करने की कैपेसिटी होती है, वो पे करने को तैयार होता है कि किसी भी तरीके से उसको एक बेहतर किसी ऊंचे संस्था में एडमिशन मिल जाए उसके बच्चे को। और इस कारण से यहाँ पर क्या है कि उसको केटर करने के लिए एक इस तरह की इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है। ये आज की बात नहीं है। ये एक रंजीत डॉन, एक बिहार का एक आदमी था जो बड़ा इनफेमस आदमी है, वो अपने आसपास के इलाकों में बहुत भारी तादाद में लोगों को मेडिकल में एडमिशन या दाखिला दिलाया करता था। ये हम लोग उस जमाने में वहां छोटे हुआ करते थे, बच्चे थे, उसी समय उसका नाम सुनने में आता था। तो इस तरह के स्कैम्स यहाँ पर बहुत भारी तादाद में होते रहे हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में एजुकेशन की तस्वीर बदलनी शुरू होंगी, नए कॉलेजेस यहाँ पर खुलने लगेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के, एमबीए के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के या दूसरे टेक्निकल कोर्सेज के, तो फिर उसके बाद ये सब धीरे धीरे अपने आप वैनिश हो जाएंगे, धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार को गंभीर रूप से प्रयास करना होगा कि वो अच्छे कॉलेजेस खोले। जब अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर खुलेंगे तो अच्छे एम्प्लॉय की संभावना बढ़ जाएगी, तो इंडस्ट्री पहले की तुलना में ज्यादा स्टैब्लिश होने की संभावना भी बढ़ेगी। बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। अभी कोई क्यों पैसा, सरकार चाहे लाख उनसे रिक्वेस्ट कर ले,
कि आप आइए हमारे यहाँ और पैसा लगाइए, इंडस्ट्री खड़ा करिए, तो भाई उसको अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा कहाँ? अच्छा है ना इंजीनियर मिलेंगे, ना अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट वाले मिलेंगे, तो फिर वो क्यों इंडस्ट्री यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगा? वो बैंगलोर या फिर मैड्रास यानी साउथ जी इंडियन स्टेट से ही अपना काम नहीं चला लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और देखिए बिहार एक ज्योग्राफिकली भी किसी तरह से एक विक्टिम राज्य है कि ये एक लैंड लॉक राज्य है, इसके पास अपना कोई पोर्ट नहीं है। जी इसकी जो इंटरनेशनल सीमा जो जुड़ती भी है तो एक ऐसे देश से जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, जहां पर कि शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, और वो है नेपाल। जी तो बिहार हर तरीके से ज्योग्राफिकली भी विक्टिम है। और यहाँ की जो राजनीति है वो अब राजनीति के लिए जो संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को वोट चाहिए, तो उनको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर खूब चलता है। जी बिल्कुल सामाजिक न्याय के नाम पर देखिए, जहां पर विकास एक मुद्दा बन गया, देखिए हमने जितने मुद्दों को अभी डिस्कस किया उनमें एक मुद्दा जो छूट रहा है वो ये है हमारे पॉलिटिशियंस की नीयत, यानी बिहार के पॉलिटिशियंस की बिल्कुल। नीयत। मैं उसी इनकी पॉइंट पर आ रहा था मृत्युंजय, जो जो नियत है पॉलिटिशियंस की, चाहे हम चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे जी आरजेडी की बात करें, जो कि वहां की 3 मेजर पार्टियां हैं, तो वो एक जो पॉलिटिकल विल की अगर मैं बात करूं, तो अब अगर बात करें जिस तरीके से नीतीश कुमार को राजनीति में पलटू राम कहा जाता है, तो ऐसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जहां एक दिन वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी दिन वो वहीं तेजस्वी यादव के साथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वहीं अगर बात करूं मैं विधानसभा का ही एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था नीतीश कुमार का, कि वो जीतन राम मांझी, जिनको जो उनकी एक कोएलिशन पार्टी के लीडर हैं, उनको एक दिन वो गाली दे रहे हैं, और कुछ समय बाद उन्हीं के साथ जो है वो सेंटर में जो है कोएलिशन बना रहे हैं, एनडीए में सरकार बना रहे हैं, उनके साथ हंसी खुशी बातचीत कर रहे हैं। तो जब तक आपके हालांकि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में इंटेग्रिटी या फिर आपका कोई दुश्मन नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होते, मैं बात करूं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी जो इंटेग्रिटी की बात अगर की जाए, यहां पर लालू प्रसाद यादव की भी और नीतीश कुमार की भी, तो अगर आपके पॉलिटिशियंस की इंटेग्रिटी ही नहीं है, तो फिर लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? देखिए, हम इस बारे में नीतीश कुमार को ज्यादा दोष नहीं दे सकते, इसलिए कि ये जो अवसरवाद की राजनीति है, ये महाराष्ट्र में भी इस समय आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। कि किस तरीके से बीजेपी ने वहां की पार्टियों को तोड़ करके और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जी नीतीश कुमार खुद विक्टिम रहे हैं केंद्र की राजनीति के। नीतीश कुमार जान लीजिए कि जो 2020 का चुनाव था उसमें साफ तौर पे सब लोगों को दिखाई दे रहा था कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक पैरेलल में चिराग पासवान की पार्टी नीतीश कुमार के वोट काटने की कोशिश भी कर रही थी। ये एक परसेप्शन बना था, और ये परसेप्शन काफी हद तक सही भी लगा है सब हर किसी को। इसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार और मोदी के रिश्ते खराब हुए, और उनको छोड़ करके और फिर तेजस्वी यादव के साथ जाना पड़ा। लेकिन जो सबसे बुरी स्थिति ये है कि लालू यादव की जो विपक्ष में है, कि वो अभी भी कभी भी बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प अपने आप को पेश नहीं कर पाए। वो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे वो सामने नहीं आ पाए। इसकी सबसे बड़ी जो बानगी है वो ये है कि उन्होंने हमेशा से ही बिहार के रिसोर्सेज पर ध्यान रखा कि कैसे अपने परिवार को समृद्ध करें, लेकिन उनके पास डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी, नीतीश कुमार के पास एक डेवलपमेंट की पॉलिसी है, लेकिन लालू यादव जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष इतनी बड़ी पार्टी है, और बिहार के सबसे बड़े अगर कहें जन नेता तो लालू यादव ही है, लेकिन लालू यादव के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी इस तरह की पॉलिसी नहीं है जिससे कि वो बिहार को एक डेवलपमेंट का मॉडल पेश कर सके बिहार के लिए। तो इन बातों के संदर्भ में मुझे ये दिखाई देता है कि विपक्ष की राजनीति और भी गंदी और बुरी रही है। यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स है। कहा जाता है कि जैसे ही लालू यादव सत्ता के आसपास पहुंचते हैं, सत्ता में शेयर करते हैं, वैसे ही कुछ खास जातियों का दबदबा बढ़ जाता है सामाजिक अपराध के क्षेत्र में। और सामाजिक अपराध जब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, फिर नीतीश कुमार उनको छोड़ करके वापस फिर से बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो ये बिहार में कुछ चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये बिहार की बहुत बड़ी विडंबना है।
कि कभी ये इस पाले कभी ये उस पाले चले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ करके बिहार के बारे में बाकी दो पक्ष वो तो और कुछ नहीं सोचते। आप जी बताइए ना, नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कौन सा ऐसा सार्थक प्रयास किया जी जिसमें आपको दिखाई दे कि बिहार के लिए कोई पैकेज लेकर के आए हो या बिहार में कोई डेवलपमेंट मॉडल लेकर के आए हो। जी तो वही सोशल स्कीम, चावल बंट रहा है बिहार में, जी और वही मनरेगा के पैसे थोड़े बहुत आ रहे हैं, और रोड डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन वो बिहार में भी हो रहा है, लेकिन केंद्र के पास भी कोई बिहार के लिए विजन नहीं है और विपक्ष के पास भी कोई विजन नहीं है। वैसी सूरत में नीतीश कुमार ही लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति है जो बिहार को यथास्थिति में संभाले हुए हैं, हम्म लेकिन बिहार को इसे आगे ले जाने की जरूरत है। और हमारे पास सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति है कि विजन लेस विपक्ष है। जी विपक्ष बिल्कुल, के पास कोई विजन विजनलेस नहीं है। विपक्ष की आपने यहाँ पर बात करी, और जिस तरीके से आपने ये भी बताया मृत्युंजय कि लालू प्रसाद यादव जो है वो एक दिग्गज नेता है, एक जन नेता है। अगर बिहार में किसी को सबसे बड़ा जन नेता माना जाता है तो लालू प्रसाद यादव ही है। लेकिन उनके बेटे जो है तेजस्वी यादव, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी यहाँ पर मैं विपक्ष के बारे में बात करना चाहूंगा कि कहा जा रहा था कि शायद उनके पास कुछ विजन है, एक युवा नेता है, एक विजनरी नेता उनको कहा जाता था कि उनके पास एक विजन है बिहार के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप वहां पर हैं, क्या ऑन ग्राउंड तेजस्वी यादव का वो दबदबा है? अगर मैं बात करूं कि वो अपने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की शैडो से बाहर आ पाएंगे कभी? देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव में जो मेन फर्क है वो तेवर का अंतर है। जी लालू यादव के तेवर जो है वो कुछ इस किस्म के हैं कि अपने तेवर के दम पर आम आदमी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जी और लालू की छवि, जो बिहार की वो जनता जो सबसे ज्यादा वंचित है, अशिक्षित है, जिसकी समझ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, हम्म और जो बहुत बड़ा वंचित तबका है, जी उस वंचित तबके में जाकर अपने गवई अंदाज की वजह से और अपने बोलचाल की शैली की वजह से लालू यादव बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। थे, अब तो उनकी सेहत अच्छी नहीं है, जी बिल्कुल। और जब सेहत अच्छी थी तब वो परिश्रम भी करते थे, हम्म लोगों से बहुत करीब से जुड़ते थे। लालू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी गांव और मोहल्ले में अगर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी वोटर्स का जो समुदाय है, उसके सभी छोटे बड़े लोगों को, पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को बहुत करीब से पहचानते हैं। जी लालू यादव की छवि हमेशा से आम आदमी के नेता की रही है। तेजस्वी यादव की छवि कैसी है? तो हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके खाना खाते हुए, या किसी बहुत ही लग्जरी गाड़ी में, एसयूवी में बैठ करके और प्लेट से कुछ खाते हुए पीते हुए, शरीर का वजन भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, जी आवाज सही तरीके से नहीं निकलती। इसके अलावा कई जगहों पे उनको स्टेटमेंट पढ़ते देखा गया है, सही से वो पढ़ नहीं पाते। तो हम्म इस तरह का नेता ना तो आम आदमी से कनेक्ट कर पाता है, और ना ही वो पढ़ा लिखा जो तबका है बिहार का उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जी और सबसे ऊपर बात यह है कि लालू यादव भले ही शिक्षा पर उनका कभी जोर बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कम से कम उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उस जमाने में लॉ की पढ़ाई की हुई है, जी और अच्छी खासी उन्होंने ठीक ठाक डिग्रियां हासिल की हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके ये जो सुपुत्र हैं, ये 9वीं फेल माने जाते हैं, जी और तो इनकी शिक्षा के मामले में भी इनकी भी वही स्थिति है। अब रही बात कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता आरजेडी ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसकी वजह यह है कि एंटी इनकम्बेंसी एक तो थी, जनता का मोह भंग हो रहा था, क्योंकि बेरोजगारी सच में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है एक फैक्टर के तौर पे। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस किया कि सत्ता में आते ही पहले दस्तखत से 20 लाख नौकरी देंगे। तो जी लोगों को लगा कि एक नए किस्म का प्रॉमिस किया गया है, हाँ तो वो प्रॉमिस एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कोई क्रेज नहीं है लोगों के बीच, हम्म और तेजस्वी यादव को अगर फायदा किसी चीज का मिल सकता है तो वो है सत्तारूढ़ दल की अकर्मण्यता, यानी उसका नॉन परफॉर्मेंस। अगर सत्तारूढ़ दल अच्छे से परफॉर्म करे तो तेजस्वी यादव के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लिए उतनी सीटें भी जीत पाए जिससे कि विपक्ष के नेता का दर्जा उनकी पार्टी को मिल सके।
वो पूरी डूबी हुई पार्टी है एक तरह से अपने आप में। जी बस वो सरवाइव सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता में रहते बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। बिहार के डेवलपमेंट में बहुत सारी खामियां हैं, तो कुछ एक खामियां उनके करीबी लोग गिनवाते हैं, पब्लिक में उनका ये तेजस्वी यादव जिक्र करते हैं, जी तो इन मुद्दों के आधार पे कुछ कुछ वोट्स उनको मिल जाते हैं। जी लेकिन बताइए कि एक व्यक्ति जो 74-73 साल का है और वो चुनाव दर चुनाव जीतता जा रहा है, मुख्यमंत्री बनता जा रहा है, और ये कभी भी उसको हरा नहीं पा रहे हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहने के लिए युवा है। जी राजनीति इन्होंने 25 साल से भी कम उम्र से शुरू कर दी थी, जी जी और आप बनते ही के साथ बने तो क्या, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। जी इतने दिनों से राजनीति 2015 से अभी तक 10 साल बीत चुका है, और 10 साल में अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के आसपास भी नहीं आ पाई है। जी तो इनके बारे में क्या कहा जाए? जी और ये बिल्कुल सिर्फ अपने पिता की छवि के ही गुलाम आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। जी इनके अंदर कभी भी मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं आएगी, क्योंकि ये परिश्रमी नेता नहीं है। आप हम्म देखे होंगे नरेंद्र मोदी ने इतनी कड़ी धूप में इतना ज्यादा चुनाव प्रचार किया, जी लेकिन बिल्कुल सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जी बिल्कुल और तेजस्वी यादव को देखा होगा आपने कि ये लगड़ा कर चल रहे हैं, जी 4 लोगों के सहारे की जरूरत व्हील पड़ चेयर रही का है। भी इस्तेमाल इन्होंने कई कई जगह किया। कई कई जगहों पे इनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी भाई आप किस बात के यंग नेता हैं? और जिस तरीके से उनका शारीरिक विन्यास बिगड़ता चला जा रहा है, और हर जगह वो कहीं पर भी गाड़ी में जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो खाते पीते ही दिखाई देते हैं। जी लेकिन जबकि एक और लालू यादव को देखा जाता था, 1 मिनट में एक चीज और आपको हाँ बता जी जी दूं, बिल्कुल बिल्कुल ला, बिल्कुल लालू यादव को कभी भी चुनाव के दौरान देखा जाता था, जी तो वो मंच से ही आम आदमी से कनेक्ट करते थे। जी फलानवा इधर आओ, इधर हाँ आओ, इधर आओ, मंच पर बुला के उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़ा हो जाएंगे, जी उसका नाम पूछेंगे, उसके परिवार का कुशल क्षेम पूछते थे। जी और उसके बाद वो आदमी उस पूरे इलाके में लालू यादव एक हीरो के तौर पे अपनी छवि बना लेते थे। जी आज बिल्कुल भी लालू यादव जहां खड़ा हो जाता है, उस सब देखिए, एक वर्ग तो है कि लालू यादव को पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको मानता है पिछड़ेपन का, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण। लेकिन जो वर्ग उनको पसंद करता है, उस वर्ग में लालू यादव के प्रति आज भी गजब का क्रेज है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और एक और, जब अगर हम यंग नेताओं की बात कर रहे हैं तो एक और यंग नेता है चिराग पासवान। वो भी काफी कम उम्र के हैं, और उनका जिस तरीके से, एक तरीके से उनको थोड़ा लाइमलाइट में लाने की कोशिश की गई है। उनको यूनियन केंद्र सरकार में भी जो है वहां पर उनको एक पोस्ट मिली है। क्या लगता है, अगर मैं आपसे मृत्युंजय बात करूं, कि आने वाला जो समय है, ये चलिए नीतीश की बात हो गई, लालू की बात हो गई, ये सब तो, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड गार्ड है पॉलिटिक्स के, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स के यंग गार्ड जो है वो तो तेजस्वी यादव है, वो चिराग पासवान है, ऐसे नेता हैं। क्या आपको लगता है कि क्या आने वाला जो समय है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एक सुदृढ़ राजनीति का भी होना बहुत जरूरी है, क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस बिहार के स्टेट से निकल रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तेजस्वी यादव की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से, करते तो पॉलिटिक्स है लेकिन वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते। तो क्या फ्यूचर है, फ्यूचर पॉलिटिशियंस क्या शेप करना चाहेंगे बिहार को? देखिए, बिहार की यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि बिहार नीतीश कुमार के बाद कोई नेतृत्व पैदा, लालू और नीतीश के बाद कोई जी अच्छा नेतृत्व पैदा कर ही नहीं पाया। और जो नई पीढ़ी है, इसमें सब के सब ऐसे लोग हैं जो अपने पिता के शैडोज में ही पले बढ़े, और अभी आप अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी अब उनमें अगर हम तुलना करें कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तो इन लोगों में अगर हम तुलना करें, तो इसमें चिराग पासवान के पास है कि वो एक आर्टिकुलेट है, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, जी डायनामिक दिखाई देते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि उनकी पार्टी बड़ी छोटी है। जी उनके पार्टी का जनाधार बहुत ही छोटा है। अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करें, तो हो सकता है कि जो उनकी पार्टी 6 की 6 सीटें जीत जाती है विद 100% स्ट्राइक रेट, स्थिति ये हो जाए कि एक भी सीट निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाए। ओके क्योंकि उनका एक जो बड़ा जनाधार है, एक खास जाति में है, पासवान जाति, जी और उसके बाद कुछ दलित वोट्स उनको मिलते हैं। और इसके बिना पर
बीजेपी के सहयोग से अगड़ों का भी वोट इनकी पार्टी को मिल जाता है और बड़े मजे से 6 सीटें निकाल लेते हैं। लेकिन बिहार में टोटल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों पर एक नेता के तौर पे अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए इनको बहुत काम करना पड़ेगा। पैन बिहार एक छवि बनानी होगी और उसमें बिहारीपन है। देखिए, इनकी राजनीति में ये डायनामिक और आर्टिकुलेट जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर वो दम नहीं दिखाई देता कि बिहारी पने को खांटी तरीके से वो स्थापित कर पाए। हाँ, कुछ और चेहरे हैं जो यंग हैं, लेकिन उनमें कौन उम्मीद जगा पाता है और कौन नहीं, इसकी भी बात हम कर लें। कन्हैया कुमार का कितना है वहां पर बिहार में, अगर मैं बात करूं पकड़, क्योंकि एक नेता के रूप में कोशिश जरूर की जा रही है कन्हैया कुमार को, क्योंकि वो भी बिहार से ही है, उनको भी पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जाती है। हालांकि एक कहते हैं ना ब्लैक मार्क है उनके ऊपर कि एंटी नेशनल होने का उनके पास ब्लैक मार्क है, और बिहार चाहे जैसा भी स्टेट हो, लेकिन जब नेशनैलिटी की बात आती है तो काफी अपने देश से प्रेम करने वाला एक स्टेट माना जाता है बिहार। तो वहां पर कन्हैया कुमार, अगर हम यंग लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार का क्या परसेप्शन है? देखिए, कन्हैया कुमार अपनी राजनीति का आधा दुश्मन खुद है और बाकी आधा दुश्मन उसके दूसरे लोग भी हैं जी, जो उसके साथ ही दिखाई देते हैं। जैसे बिहार में इस समय जो सबसे बड़ी विपक्ष में अगर हम बात करें तो जो सबसे मजबूत धड़ा है वो है आरजेडी का और लालू परिवार का। और लालू परिवार कभी नहीं चाहेगा कि उनके फोल्ड से तेजस्वी को टक्कर देने वाला और कोई बहुत अच्छा बोलने वाला कोई नेता उभरे। तो अगर बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार सक्रिय होते हैं तो लालू यादव और उनका परिवार इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी कारण से इस बार कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ा करके इनको दिल्ली भेजा गया कि आप बिहार से चुनाव मत लड़िए, आप दिल्ली जाइए। इसके पहले बेगूसराय से इन्होंने आरजेडी के खिलाफ होकर के और चुनाव लड़ा था और 3 लाख से भी ज्यादा वोट से वो चुनाव हार गए थे। गिरिराज सिंह जैसे एक बहुत वो बड़े नेता नहीं है, बहुत बड़े जन नेता नहीं है, लेकिन 3.5 लाख से भी ज्यादा वोट से वो चुनाव हार गए। जबकि कन्हैया कुमार के बारे में माना जा रहा था कि ये तो युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। बिल्कुल एक से एक जो एंटी मोदी मीडिया हाउसेज हैं, पत्रकार हैं, सब लोगों ने बेगूसराय में आकर के उनके लिए कैंपेन किया, लेकिन तभी भी इतनी बड़ी हार हुई और दूसरी बार तो इनको यहाँ से लड़ने ही नहीं दिया गया। तो कन्हैया कुमार का खेल अब खत्म ही है। वो कम से कम बिहार से तो खैर कुछ नहीं कर सकते और केंद्र में तो उन्होंने अब पूरे भारत में अपनी छवि ही ऐसी बना ली है कि वो एंटी नेशनल वो आदमी है। और जिस तरह से वो बातें करता है वो कुछ लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, जो लोग की दक्षिण पंथ की राजनीति या फिर मोदी की राजनीति को या बीजेपी की राजनीति को नहीं पसंद करते। लेकिन भाई साहब, मोदी का इस समय पैन इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और इस वर्ग के लोग तो उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। जिस तरह की भाषा और जिस तरह का उग्र तरीके से वो आदमी बात करता है, लोग उसके वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, उसके लिंक को डिलीट कर देते हैं अगर कहीं से दिखाई दे दिया तो सुनना भी नहीं चाहते। तो उसने अपने लिए एक ऐसी छवि गढ़ रखी उस आदमी ने कि वो उग्र और अराजकतावाद का प्रतीक बन चुका है। और लोकतंत्र में, भारत का जिस तरह का लोकतंत्र है, इसमें उग्र और अराजकतावादी एनार्किस्ट व्यक्ति कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसकी राजनीति भी खत्म है। एक तीसरा व्यक्ति था जो अपने दम पे उभर रहा था और वो है मुकेश सहनी, जो कि बहुत छोटे लेवल से एक गरीब बैकग्राउंड से उभर करके और उसने बिहार की राजनीति में थोड़ी बहुत एक अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बार बार पाला बदलने की वजह से मुकेश सहनी की भी राजनीतिक संभावनाएं काफी ज्यादा सीमित हो चुकी हैं, काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं। तो अब ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि बिहार में जो नई पीढ़ी के पॉलिटिशियंस हैं, जो ज्यादातर इनमें से अपने पिता के ही शैडो से के तहत आज भी जी रहे हैं। खुद यहाँ तक चिराग पासवान भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस ढर्रे की राजनीति रामविलास पासवान जी किया करते थे। तो लेकिन मृत्युंजय, एक नाम जो बीच में काफी उछला था और हालांकि वो फुल टाइम राजनेता तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के एक बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं और बीजेपी ने कुछ टाइम तक उनका साथ जरूर दिया, लेकिन अब जो है उनको त्याग दिया। वो है मनीष कश्यप, जो कि यूट्यूबर थे,
एक फैक्ट चेक यूट्यूबर उनको किस तरीके से कहा जाता है, और जमीन से जुड़े हुए यूट्यूबर उनको कहा जा सकता है। उन्होंने काफी जो है काफी उनके खिलाफ जो है कैसे चले। केसेस भी चले, फिर उनको बीजेपी से टिकट भी मिला। तो उनके बारे में वहां पर जो बिहार की जनता है क्या सोचती है? क्या उनको एक फ्यूचर पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं लोग वहां पर? नहीं, देखिए, इनकी तुलना हम कन्हैया कुमार से कर सकते हैं। जिस तरह से कन्हैया कुमार को जी दक्षिण ये वामपंथी एनार्किस्ट माना जाता है, जी। उसी तरह से ये थोड़े दक्षिणपंथी एनार्किस्ट हैं। और हम्म। देखिए, एनार्किस्ट की कभी भी एक बड़े और भारत जैसे मैच्योर्ड लोकतंत्र में बहुत ज्यादा उसके लिए स्कोप नहीं बचता। जी तो मनीष कश्यप के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। हाँ, उसने अपने लिए फ्लटर, अपने प्रयासों से एक फ्लटर जरूर कायम किया कि जी पुल जो गिर रहे हैं उनको एक्सपोज किया उसने। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह का जो लैकुना दिखाई देता है, जी उनको उजागर करने की उसने कोशिश की। जी लेकिन फिर जिस तरीके से उनकी जो लीनिंग होने लगी सत्तारूढ़ दल के तौर पे जी तरफ या बीजेपी के तरफ, जी। तो इसकी वजह से वो अपनी कोई छवि नहीं बना पाए। और ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अपने लिए कुछ ना कुछ राजनीतिक एक पोजीशन ढूंढ रहे हैं, और वो बना बनाया कुछ मिल जाए किसी पार्टी से और वो सांसद और विधायक बन जाए। हाँ, बिहार में इस समय जो आदमी सबसे बड़ा भरोसा कायम कर रहा है वो है प्रशांत किशोर। जी। तो प्रशांत जी, तो प्रशांत किशोर जी, हाँ, लेकिन वो अपने आप को राजनेता तो मानते नहीं है, वो तो सेफोलॉजिस्ट हैं। नहीं सेफोलॉजिस्ट तो खैर नहीं, नहीं वो सेफोलॉजिस्ट तो खैर नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक रणनीतिकार, जी जिसके लिए कि वो फीस लिया करते थे, जी वो राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे ही अपने आप को मानते रहे हैं। और सेफोलॉजिस्ट हैं, जैसे ये यशवंत देशमुख हो गए जी जी या जी प्रणॉय रॉय एक जमाने में हुआ करते थे, जी तो ये उस तरह के तो नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक रणनीतिकार हैं और काफी अपने क्षेत्र में कामयाब भी रहे हैं। जी। लेकिन इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो अब चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं ना। इन्होंने जन सुराज नाम से एक आंदोलन भी मेरे शुरू ख्याल किया से इनका है। कोएलिशन भी रहा था कुछ समय तक नीतीश कुमार के साथ। ये कोalition नहीं था, ये खुद जेडीयू के का हिस्सा बन चुके जी थे। जी 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 हाँ। बीजेपी छोड़ने के बाद इन्होंने 2015 के पहले, 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू ज्वाइन किया था। बाद में नीतीश कुमार ने इनको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था और काफी पावरफुल पोजीशन में थे। जी लेकिन फिर मतभेद हुए और वो उनसे अलग हुए, और फिर प्रशांत किशोर कई दूसरी पार्टियों से भी जुड़े। देखिए, प्रशांत किशोर एक गजब का आर्टिकुलेट है बातचीत के मामले में। जी ये बिल्कुल। ऐसा आदमी है कि भले आप इस आदमी को बेईमान तक मानते हो, कितना भी बड़ा बेईमान माने, अगर ये बोलता है ये आदमी बहुत लॉजिकली और बहुत तर्क संगत तरीके से बात करता है, तो लोग इसको सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बहुत ही लॉजिकली तरीके से बात करता है ये आदमी। जी बिल्कुल। तो तो ये इस जी लोग जी 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 प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर ही का ही ये कहना है कि भाई आप 40 में से 40 सीटें मोदी जी को जिताकर भेजते हैं, लेकिन 5 साल में मोदी जी ने आपके लिए कितनी बैठकें की? एक भी बैठक की? बिहार आकर के उन्होंने बिहार के विकास पर कितनी बार बात की? जी बिल्कुल। चुनाव प्रचार को छोड़ करके कभी भी नीतीश कुमार का आगमन बिहार में अगर हुआ हो इस बात के लिए कि बिहार का डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या इसको लेकर के मोदी कभी भी गंभीर दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। उसी तरीके से जो नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कहाँ-कहाँ वो चूक कर रहे हैं, इसको भी वो बहुत आर्टिकुलेट तरीके से वो आदमी बताता है। बहुत सक्षम तरीके से बताने में वो आदमी माहिर है। और इस वजह से एक उम्मीद जगी है बिहार के लोगों को कि शायद ये आदमी अगर सीरियस पॉलिटिक्स करे, अब ये नहीं कि आज इनसे जुड़ा कल उनसे जुड़ा। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि बीजेपी की राजनीति को इनडायरेक्टली मजबूत करने के लिए ये आदमी एक तीसरा मोर्चा गढ़ रहा है, जिससे कि जो सेकेंड फ्रंट है उसको कमजोर किया जा सके। जी। तो एक बड़ा तबका इन पर यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो काफी पढ़ा लिखा आदमी है। और एकदम से बिहार को इतने ही पढ़े लिखे और मैच्योर्ड तरीके से बात करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी
उनको जनता का विश्वास जीतने में वक्त लगेगा और उसके लिए पहले उनको खुद ही क्लियर होना पड़ेगा प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को कि वो राजनीति में सीरियस तरीके से प्रवेश करने जा रहे हैं कि नहीं और कितना वो क्या कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रशांत किशोर से लेकिन बहुत उम्मीद है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर किसी के जुबान पर प्रशांत किशोर को लेकर के एक अलग किस्म का सम्मानजनक शब्द आप सुन सकते हैं। जी तो जी बिल्कुल। तो ये जी बिल्कुल मृत्युंजय। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो फ्यूचर तो जिस तरीके से हमने बात करी कि भाई एक यंग पॉलिटिक क्राउड वहां पर चाहिए, पॉलिटिशियंस चाहिए वहां पे, जो कि बिहार को आगे आने वाले समय में अगर जो ओल्ड गार्ड ने जो गलतियां करी उसको ना रिपीट करके कुछ डेवलपमेंट करे और बिहार को एक स्वर्णिम राज्य के रूप में, जो बीमारू राज्य जिस तरीके से और जो राज्य हैं अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन अब बिहार के लिए भी जरूरी है। और ये जो सेंटर से एड मिलती है या जो स्पेशल स्टेटस की जो बातें होती हैं, उनसे ऊपर उठकर एक सेल्फ डेवलप स्टेट होने के लिए बिहार को अभी समय जरूर लगेगा। लेकिन अगर जिस तरीके से आपने बोला कि जैसे प्रशांत किशोर जैसे कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर लोगों को विश्वास अब बढ़ रहा है और उनको, और वो देखते हैं कि शायद ये राजनेता जो है वो जाति की राजनीति से ऊपर उठकर जो है एक डेवलपमेंट यहां पर ला सके, तो वो जो समय ही हमें बताएगा। लेकिन अभी हमारे पास समय अब ज्यादा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम और भी अन्य टॉपिक्स पर जो है बातचीत करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।